गुड इवनिंग। सो आज हम एपिडेमियोलॉजी की क्लास में पिछली बार हमने थोड़ा बहुत प्रेवलेंस और इंसिडेंस के बारे में पढ़ा था। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली मेजर कैसे करेंगे, हम डिजीज की फ्रीक्वेंसी को मेजर कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। इसके बारे में आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये दोनों जो होते हैं ये बेसिकली डिफरेंट वेज होते हैं एक डिजीज की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए। ठीक है, इंसिडेंस क्या होता है? जो भी नंबर ऑफ न्यू केसेस आ रहे हैं इन अ स्पेसिफिक गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, उसको हम कहते हैं इंसिडेंस। ओके, जैसे इन फेब्रुअरी या इन इन दिस जनवरी हाउ मेनी केसेस ऑफ कोविड हैड कम। ठीक है, वो न्यू केसेस जो आए होंगे उनको हम इंसिडेंस कहेंगे। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ कोविड इस एक महीने में। प्रेवलेंस क्या हो जाएगा? जो भी एग्जिस्टिंग केसेस थे, जैसे पिछले दिसंबर से लेके अभी तक किसी को अगर कोविड चल रहा है तो वो जिनको कोविड है अभी तक, वो पुराने जो केसेस हैं प्लस जो न्यू केसेस आए हैं, जो भी इंसिडेंस है, ठीक है, वो उन दोनों को मिला करके जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेवलेंस। तो प्रेवलेंस क्या हो जाएगा? एग्जिस्टिंग केसेस ओल्ड प्लस न्यू in a defined population at a given point in time। आगे यही इसका फॉर्मूला बताया इंसिडेंस का। इंसिडेंस का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस ड्यूरिंग गिवन पीरियड अपॉन पॉपुलेशन एट रिस्क इनटू 1000। और प्रेवलेंस में हमारा ये डिफरेंस होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और इसमें होता है टोटल नंबर ऑफ केसेस एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। टोटल नंबर ऑफ केसेस है इसमें। ठीक है, उसमें न्यू इंसिडेंस में न्यू केसेस थे, इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट टाइम। नेक्स्ट था हमारा रिलेशनशिप इसके बीच में। प्रेवलेंस जो है वो इंसिडेंस इनटू मीन ड्यूरेशन ऑफ डिजीज कह सकते हैं इसको। जैसे इंसिडेंस है हमारा कि एक साल में कोई एक डिजीज है, जैसे आप मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, पर 1000 पॉपुलेशन में 1000 लोगों में 10 नए केसेस आए हैं एक साल में। ठीक है, ये हो गया हमारा इंसिडेंस 10। ठीक है, 10 केसेस पर 1000 पर ईयर। ड्यूरेशन आ गया हमारा 5 इयर्स का। अब 5 साल में हर हर साल में 10-10 केसेस आ रहे हैं, ठीक है, मीन। तो फिर ये कितना हो जाएगा? प्रेवलेंस हो जाएगा हमारा 10। इंसिडेंस आ गया हमारा 10 इंटू 5। डी क्या आ गया हमारा? ड्यूरेशन। ठीक है, तो पिछले 5 सालों में 50 केसेस पर 1000 पॉपुलेशन आए, पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये प्रेवलेंस के टाइप्स है, पॉइंट प्रेवलेंस एंड पीरियड प्रेवलेंस। पॉइंट प्रेवलेंस क्या होती है? पॉइंट प्रेवलेंस होती है, पॉइंट प्रेवलेंस ऑफ अ डिजीज इज द नंबर ऑफ ऑल द करंट केसेस ऑफ अ डिजीज एट वन पॉइंट इन अ टाइम। मतलब इस पॉइंट पे कितने केसेस हैं, ठीक है, उसको हम पॉइंट प्रेवलेंस बोलेंगे इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन। ठीक है, और पीरियड प्रेवलेंस क्या हो जाएगा? इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, जैसे कि एनुअल 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 प्रेवलेंस कह सकते हैं आप इसको। स्पेसिफाइड पीरियड जैसे कि एक साल के बीच में कितने केसेस आए, एक महीने में कितने केसेस आए, पिछले 5 सालों में कितने केसेस आए, उसको हम पीरियड प्रेवलेंस बोल देंगे। और जो पॉइंट प्रेवलेंस है वो छोटे टाइम के लिए होता है। ठीक है, जैसे पॉइंट हेयर मीन्स डे, एक दिन हो सकता है, सेवरल डेज हो सकते हैं, या फिर कुछ वीक्स मैक्सिमम, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम इट टेक्स टू एग्जामिन द पॉपुलेशन ऑफ द सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसको ही हम आगे अच्छे से एक एग्जांपल में देखेंगे। ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, यहाँ पे इंसिडेंस इन्होंने बताया कि इंसिडेंस जो है ये इतना न्यू केसेस आ रहे हैं। ठीक, न्यू केसेस, ये प्रेवलेंस है, इसमें पहले के तो केसेस हैं ही, प्लस ये न्यू केसेस जो आ रहे हैं ये भी हैं, और ये यहाँ से रिकवरी या डेथ। ये सिंपल सी पिक्चर बताई गई है आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट ये है एग्जाम्पल एक, इसमें आप केसेस ऑफ कोल्ड इन्फेक्शन इन क्लास 4 जे। इसमें क्लास का साइज है 20। ठीक है, ये एक जैसे 20 लोगों की क्लास है, तो उसमें इन्होंने कोल्ड के केसेस का बताया कि प्रेवलेंस क्या होगा, पॉइंट प्रेवलेंस क्या होगा, इंसिडेंस क्या होगा। ठीक है, अभी हमने इसमें सिर्फ फेब्रुअरी का ही निकाल रहे हैं और यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज द पीरियड प्रेवलेंस
ड्यूरिंग फेब्रवरी। पीरियड प्रेवलेंस मतलब जो पूरे महीने में, इस पूरे महीने में कितने केसेस आए, ओल्ड प्लस न्यू, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा पीरियड प्रेवलेंस। व्हाट इज द पॉइंट प्रेवलेंस ऑन द 28th फरवरी। 28th फरवरी एकदम लास्ट जैसे में आता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये इन्होंने दिया है 1, तो एट दिस टाइम कौन कितने केसेस आए, 1 केस आया, ठीक है, तो इन्होंने 1 लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंसिडेंस इन फेब्रवरी। इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस कितने आए हमारे पास। अब आप इन एरोज को देख लीजिए, ठीक है, जो भी फेब्रवरी में जो आ रहे हैं न्यू केसेस, उन्हीं को हम लेंगे। जैसे ये एरो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, 1 2 3 एंड 4 केसेस आ रहे हैं। ये जो 2 हैं हमारे, ये तो ये जो 2 एरोज है ना, ये जनवरी से ही आगे आ रही हैं। और पीरियड प्रेवलेंस कितना है हमारा, 6। कैसे, ये जो 2 इससे आ रही हैं जनवरी से ही, ओल्ड केसेस है ना ये, ठीक है, जनवरी से 1 2 दीज 2, ठीक है, प्लस दीज 4 इंसिडेंट्स, ये हो गए हमारे 6 हो गई हमारी प्रेवलेंस। इसका आइडिया आपको लग गया, पॉइंट प्रेवलेंस और इंसिडेंस का आइडिया आपको लग गया है थोड़ा बहुत। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं प्रेवलेंस को, ठीक है, कि प्रेवलेंस इंक्रीज कैसे हो सकती है और डिक्रीज कैसे हो सकती है। तो प्रेवलेंस इंक्रीज कब होगी, जब किसी डिजीज का ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए ट्यूबरक्लोसिस को, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो, उसका मतलब जो क्योर है वो भी लंबा चलता है, 5 to 6 मंथ से 9th मंथ तक का उसका पीरियड चलता है, ठीक है, उसका लॉन्गर ड्यूरेशन होता है। तो उसकी वजह से वो प्रेवलेंस रेट जो है वो तो ज्यादा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग केसेस जो है वो तो ज्यादा ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर किसी डिजीज का ड्यूरेशन ज्यादा है, तब भी उससे उसका प्रेवलेंस बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट विदाउट क्योर। किसी ने ट्रीटमेंट नहीं लिया है, उसके बाद उस पेशेंट की अगर लाइफ ज्यादा है, तो तब भी प्रेवलेंस रेट ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन न्यू केसेस। अगर इंसिडेंस ज्यादा होगा, न्यू केसेस ज्यादा आएंगे, तब भी हमारा प्रेवलेंस रेट ज्यादा होगा। इन माइग्रेशन ऑफ केसेस, अगर न्यू केसेस आ रहे हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक पॉपुलेशन में माइग्रेट हो रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं वहां पे, तब भी प्रेवलेंस रेट ज्यादा होगा। आउट माइग्रेशन ऑफ हेल्दी पीपल, जो हेल्दी पीपल हैं, जो केसेस नहीं है, जो अनहेल्दी हैं वो नहीं, जो हेल्दी पीपल हैं, अगर वो इस जगह से जा रहे हैं, तब भी उसका प्रेवलेंस, उस जगह का, उस पॉपुलेशन का प्रेवलेंस रेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इन माइग्रेशन ऑफ ससेप्टिबल पीपल, जो पहले से ही जैसे माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट्स हैं, कुछ हैं जिनको जल्दी डिजीज हो सकती है, तो उनकी अगर माइग्रेशन हो रही है, तो उसकी वजह से भी प्रेवलेंस रेट ज्यादा होगा। या फिर इम्प्रूव डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, ठीक है, बेटर रिपोर्टिंग हो रही है, कहीं पे टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, जैसे आजकल कोविड के टाइम में हो रहा है, पहले जैसे टेस्ट ज्यादा नहीं हो रहे थे, है ना, तो फिर थोड़ा कम आ रहा था। जब टेस्ट का हमारा डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज ज्यादा होगी, तो कोविड रेट भी शूट आउट करा, ठीक है, तो प्रेवलेंस रेट उसमें भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है डिक्रीज कैसे करता है प्रेवलेंस रेट। अगर किसी डिजीज का ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट है, जैसे आप ले लीजिए कोई भी एक्यूट डिजीज है, या फिर जैसे कोई फूड पॉइजनिंग है। फूड पॉइजनिंग तो एकदम ही शॉर्ट लिव डिजीज होती है, तो उसमें तो कोई ओल्ड केसेस होंगे ही नहीं, ठीक है, तो फिर इसमें भी प्रेवलेंस रेट जो होता है वो कम होगा। नेक्स्ट, किसी डिजीज में हाई केस फर्टिलिटी रेट फ्रॉम डिजीज, किसी डिजीज की वजह से ज्यादा से ज्यादा मौतें हो रही है जैसे, ठीक है, तब भी हाई फर्टिलिटी मतलब कि मोर्टेलिटी रेट किसी उसका ज्यादा है, तब भी हो सकता है ऐसा। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज इन न्यू केस, डिक्रीज इन न्यू केसेस। अगर डिक्रीज इन इंसिडेंस होगा, तब भी हमारा प्रेवलेंस रेट जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इन माइग्रेशन ऑफ हेल्दी पीपल। अगर हेल्दी पीपल हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन में आ रहे हैं, तब भी प्रेवलेंस रेट कम हो जाएगा। आउट माइग्रेशन ऑफ केसेस एंड इम्प्रूव्ड क्योर रेट ऑफ केसेस। नेक्स्ट है हमारा इंसिडेंस या फिर प्रेवलेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है।
आपको पता है, कुछ आइडिया है? यस मैथ्स में मैम। आपने पढ़ा होगा, न्यूमरेटर मैम कौन सा होता है? मैम ऊपर वाला, हम्म जैसे 3/2 है तो 3 इज द न्यूमरेटर एंड 2 इज द डिनोमिनेटर। गुड। तो फिर इसमें ही जैसे इंसिडेंट रेट या फिर हम प्रेवलेंस रेट निकालते हैं, तो उसमें भी न्यूमरेटर जो होगा वो हमारा ऊपर वाला होगा, है ना, और डिनोमिनेटर नीचे वाला होगा। तो फिर यही बताया इसमें, न्यूमरेटर कौन सा है हमारा इंसिडेंस में? नंबर ऑफ न्यू केसेस। ठीक है, ये सब पहले भी बता चुके हैं वैसे। फिर डिनोमिनेटर यही होगा, पॉपुलेशन एट रिस्क। ठीक है, फोकस यहाँ पे इंसिडेंस में फोकस होगा वेदर द इवेंट इज अ न्यू केस, टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ द डिजीज, ये सब इसका फोकस होगा। ये सब रहने दीजिए आप। अच्छा, यूज देख सकते हैं हम कि इंसिडेंस का यूज क्या है। इट इज बेसिकली यूजफुल फॉर टेकिंग एक्शन। फॉर इंस्टेंस, अगर कहीं पे इंसिडेंस रेट ज्यादा आ रहा है, तो इट माइट इंडिकेट दैट द फेलियर और इनइफेक्टिवनेस ऑफ करंट कंट्रोल प्रोग्राम्स। कहीं पे कोई डिजीज है, वहां पे इंसिडेंस रेट ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इससे क्या इंडिकेट, मतलब क्या इंडिकेशन है कि कोई अगर मेजर ले रहे हैं हम, कुछ भी, मतलब उसके लिए कंट्रोल करने के लिए, वो या तो इनइफेक्टिव है या फिर उनका फेलियर है। ठीक है, ये एक तो हो गया। नेक्स्ट है, इट सजेस्ट द नीड फॉर न्यू डिजीज कंट्रोल या प्रिवेंटिव प्रोग्राम। कोई हमें न्यू कंट्रोल प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर इंसिडेंस रेट ज्यादा हो रहा है, तो ये भी मान सकते हैं हम कि डायग्नोसिस जो है वो अच्छा हो रहा है, या रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस जो है वो इम्प्रूव्ड हो गई है। ठीक है, और प्रेवलेंस रेट कैसे हेल्प करता है हमें इसमें, एपिडेमियोलॉजी में, कि it helps to estimate the magnitude of health problems in the community and basically identify the potential high risk population। जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिटी में, उसके मैग्नीट्यूड को एस्टिमेट करने के लिए प्रेवलेंस रेट जो होता है वो ज्यादा होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर प्लानिंग पर्पसेस के लिए, जैसे कि हॉस्पिटल बेड्स, मैन पावर जो भी हमें चाहिए, उन सबको यूटिलाइज करने के लिए प्रेवलेंस रेट ज़्यादा चाहिए। जैसे लास्ट वेव में देखा गया कि इतने नंबर ऑफ बेड्स चाहिए थे, ठीक है, ये सारी प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग जो है, वो सब प्रेवलेंस रेट देख करके ही एपिडेमियोलॉजिस्ट ने इतना बताया होगा कि अच्छा, इस पर्टिकुलर एरिया में हमें इतने बेड्स चाहिए, क्योंकि हम वो प्रेवलेंस रेट देख रहे हैं उसमें, डिजीज का, कोविड का, जैसे आप मान सकते हैं इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टूल्स ऑफ मेजरमेंट्स। टूल्स क्या है हमारे? ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको बता रही थी। ये न्यूमरेटर जो होता है जो ऊपर वाला है, और जो डिनोमिनेटर हमारा नीचे वाला है। ठीक है, न्यूमरेटर तो इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? टोटल पॉपुलेशन, जो भी मिड ईयर पॉपुलेशन होगी या फिर जो पॉपुलेशन एट रिस्क होगी। नेक्स्ट है टूल्स ऑफ मेजरमेंट। 3 टूल्स हैं, ये बेसिक टूल्स हैं मेजरमेंट के लिए। रेट ले सकते हैं आप, रेशियो ले सकते हैं, या प्रपोर्शन ले सकते हैं। अब आगे अलग अलग बताएंगे इसका। रेट क्या है? इट इज बेसिकली प्रोपोर्शन विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम। रेट बेसिकली क्या मेजर करता है? occurrence of specific event in a population during a given period time। मतलब उस टाइम पीरियड के दौरान उस इवेंट के बारे में बताता है वो। ठीक है, जैसे आप डेथ रेट लीजिए, ले लीजिए। डेथ रेट जो है, ऐसे नहीं है कि हाँ यहाँ पे डेथ रेट कितना है, ऐसे नहीं बोलते हैं कि एक साल में कितना डेथ रेट आया, हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो डेथ रेट कैसे निकाल सकते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ डेथ इन 1 ईयर, एक साल में टोटल नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई, डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। ठीक है, एक साल में पॉपुलेशन कितनी रही इंटू 1000, तो उससे डेथ रेट पता लग जाता है। डेथ रेट क्या होता है हमारा? मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं? न्यूमरेटर है दिस, नेक्स्ट डिनोमिनेटर है टाइम, एक साल ले लिया हमने, और मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर 1000 है इसमें हमारा। नेक्स्ट है हमारा रेशो। रेशो क्या है? रेशो मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ साइज ऑफ टू रैंडम क्वांटिटीज। ठीक है, अब इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का कॉम्पोनेंट नहीं है। जैसे रेट में आप देख लीजिए, नंबर ऑफ डेथ जो है एक साल में, है ना, जो ये डेथ्स हुई हैं, ये इस पॉपुलेशन की कंपोनेंट तो रही होंगी, है ना, ठीक है, पर यहाँ पे रेशो में ऐसा नहीं है। जो न्यूमरेटर है वो जरूरी नहीं है कि इसका डिनोमिनेटर का कंपोनेंट हो। ठीक है, रेशो में ऐसा होता है।
जैसे आप मान लीजिए सेक्स रेशियो, अगर हमने सेक्स रेशियो निकालनी है तो फिर जैसे एक्स डिवाइडेड बाय वाई, नंबर ऑफ गर्ल्स या नंबर ऑफ बेबी गर्ल्स बॉर्न, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बेबी बॉर्न, ठीक है, बेबी बॉय बॉर्न। तो इन दोनों का आपस में कोई ऐसा सच रिलेशनशिप नहीं है ना? ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इसमें आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, पर ये रेशियो निकालने के लिए जैसे कि जैसे हम ले लेते हैं कि 8 गर्ल्स जो हैं वो पैदा हो रही हैं पर 10 बॉयज़, जैसे हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है? जैसे आप रेशियो ऐसे भी मान सकते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स का ले लीजिए आप रेशियो कि द रेशियो ऑफ व्हाइट ब्लड सेल रिलेटिव टू रेड ब्लड सेल इज़ 1:600, मतलब कि 600 रेड ब्लड सेल्स हैं तो उसमें उसके मुकाबले व्हाइट ब्लड सेल्स कितने हैं? एक ही व्हाइट ब्लड सेल है, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कम होते हैं और रेड ब्लड सेल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो इसमें इन जो एक्स और वाई हैं, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, पर वो बेसिकली रेशियो बता रहे हैं इसमें, ठीक है? नेक्स्ट है डॉक्टर और पॉपुलेशन रेशियो। डॉक्टर जो है वो ज़रूरी नहीं है वो पॉपुलेशन का ही एक हिस्सा है, ठीक है? डॉक्टर कहीं बाहर से भी आ सकता है, तो वो पर पॉपुलेशन कितने डॉक्टर हैं, वो एक रेशियो भी निकाला जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन में जो है numerator is always the part of denominator. Proportion is ratio which indicates the relation in magnitude of a part of a whole. मतलब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए यहाँ पे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद स्केबीज एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। किसी टाइम पे कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं जिनको स्केबीज हुआ, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय आप ले लीजिए टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट विलेज एट दैट टाइम। तो इससे ये जो है वो प्रोपोर्शन निकल जाएगा कि कितने बच्चों को स्केबीज हुआ उस विलेज में, टोटल नंबर ऑफ जितने भी चिल्ड्रन थे उनमें से कितने बच्चों को ये हुआ, स्केबीज हुआ, ठीक है, इसकी ये प्रोपोर्शन निकल जाएगी इससे। तो बेसिकली ये टूल्स हैं, मेजरमेंट्स हैं आगे आपको डिजीज की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए। मेजरमेंट्स इन एपिडेमियोलॉजी, ये कुछ मेजरमेंट्स होती हैं, ये भी आगे एक्सप्लेन की जाएंगी। मेजरमेंट्स ऑफ मॉर्टेलिटी, मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, नेटेलिटी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये सब आगे डिस्क्राइब किया जाएगा आपको, अभी बताने का कोई फायदा नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च मेथड्स आ जाते हैं हमारे। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज में बेसिकली रिसर्च मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशनल है हमारे और है एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज कौन सी होती हैं? बेसिकली हम इसमें ऑब्जर्वेशनल स्टडीज अलाउ द नेचर टू टेक इट्स कोर्स, द इन्वेस्टिगेटर मेजर्स बट ही डज नॉट इंटरवेन। ऑब्जर्वेशन मतलब बस आप सिंपली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप इंटरवेन नहीं कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स में आप इंटरवेन कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट टू चेंज द डिजीज डिटर्मिनेंट्स such as an exposure or a behavior or the progress of disease through the treatment. एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में आप उसको भी ले सकते हैं, जैसे जैसे वैक्सीनेशन ट्रायल्स वगैरह हुए थे इसमें कोविड के लिए, तो इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही थी जो आपकी कम्युनिटी है, ठीक है, वहाँ से कम्युनिटी सैंपल लिया गया, वहाँ पे जो भी लोग थे, जैसे कोई रिप्रेजेंटेटिव थे कि भाई हाँ हम लेंगे वैक्सीन, ठीक है, तो वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है, वहाँ पे हम इंटरवेन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये वैक्सीन जो है वो काम करेगी कोविड के लिए या नहीं करेगी। और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में हम कुछ भी इंटरवेन नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि डिजीज कैसे हो रही है, किसको हो रही है, कहाँ हो रही है, ठीक है। ये बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज जो है ये 2 टाइप्स की होती हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक, एनालिटिक स्टडी के भी आगे कुछ टाइप्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव कौन सी होती है? इट इज बेसिकली द often the first step in any epidemiological investigation. It is limited to a description of the occurrence of a disease in a population. किसी population में कोई disease हुई है तो वो basically बस उसके बारे में describe करेंगे। Next,
फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। assumption है कि भाई जैसे वो हाइपोथेसिस को सिर्फ फॉर्मुलेट करेंगे, वहां पे टेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, हाइपोथेसिस को सिर्फ एक फॉर्मुलेट करेंगे। वो एक बेसिकली जैसे प्रकल्पना करेंगे कि इस वजह से हुआ होगा, ये जो कोविड है वो इस वजह से हुआ होगा, ठीक है। वो कुछ भी उसमें टेस्ट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टडी में। नेक्स्ट एनालिटिकल स्टडी है, तो इसमें एनालाइज करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ स्टेटस एंड अदर वेरिएबल्स। इसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी आता है, ठीक है। उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में हम फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होती है और एनालिटिकल स्टडी में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आ जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, ये मैं आपको बता रही थी कि ऑब्जर्वेशनल है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में डिस्क्रिप्टिव आ गई और आपकी एनालिटिकल स्टडी आ गई, ठीक है। एनालिटिकल स्टडी के ही आगे ये 4 पार्ट्स बताए इन्होंने, इकोलॉजिकल, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहर्ट, ठीक है। कोहर्ट स्टडी, अब ये इसके इन्होंने अल्टरनेटिव नेम्स दिए हैं कि इकोलॉजिकल को कोरिलेशनल भी बोल सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल को प्रेवलेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ स्टडी क्या है इसकी, इकोलॉजिकल की जो है, एक तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी की इन्होंने यूनिट ऑफ स्टडी नहीं दी है यहाँ पे, ये पॉपुलेशन ही होगी, बेसिकली कम्युनिटी ही होगी यूनिट ऑफ स्टडी, ठीक है, किस पे स्टडी कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल, तो इसमें इकोलॉजिकल में पॉपुलेशन ही होगी इसकी यूनिट ऑफ स्टडी। जो क्रॉस सेक्शनल केस कंट्रोल और कोहॉर्ट है, इसमें इंडिविजुअल्स है यूनिट ऑफ स्टडी। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, इसको हम इंटरवेंशनल स्टडीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आरसीटी होते हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स भी बोल सकते हैं इनको, ये इंडिविजुअल्स पे होते हैं। नेक्स्ट क्लस्टर क्लस्टर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, ये ग्रुप्स में होते हैं। फील्ड ट्रायल या कम्युनिटी ट्रायल्स जो हैं, ये हेल्दी पीपल में होते हैं या हेल्दी कम्युनिटी में होते हैं, ठीक है, ये फील्ड ट्रायल्स और जो कम्युनिटी ट्रायल्स हैं। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट है टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज डिजाइन। ये भी बेसिकली इसी के बारे में बताया, जैसे ये है इसी के बारे में बताया इन्होंने कि ऑब्जर्वेशनल है, इंटरवेंशनल। ऑब्जर्वेशनल मतलब वही डिस्क्रिप्टिव और ये जो भी है, एनालिटिकल स्टडीज। इंटरवेंशनल मतलब आपकी ये जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैं वो आ गई इसमें, ठीक है। इन सब के बारे में तब पता लगेगा आपको जब आप आगे इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजी के बारे में, उसमें भी सिर्फ ये डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी स्टडी जो है। तो बेसिकली जो प्राइमरी कंसर्न है एपिडेमियोलॉजिस्ट का, वो है टू स्टडी डिजीज अकरेंस इन पीरियड इन पीपल हु ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइव्स आर एक्सपोज्ड टू न्यूमरस फैक्टर्स एंड सर्कमस्टांसेस, ओके। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी क्या है, इट इज यूजुअली द फर्स्ट फेज ऑफ एनी एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड ये स्टडीज जो हैं वो कंसर्न होती हैं by with the observing the distribution of disease and health, any health related characteristics in human population, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं इसमें। नेक्स्ट, and identifying the characteristics with which the disease in question seems to be associated. Such studies basically ask these questions that when is the disease occurring, उसकी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं इसमें, ठीक है। तो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन रूटीनली अवेलेबल डाटा, ठीक है, जो भी अवेलेबल डाटा है हमारे पास उसके ऊपर बेस होता है, या फिर जब हम स्पेशल सर्वे करते हैं उस टाइम पे जो डाटा अवेलेबल हो जाता था हमें, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। नेक्स्ट, इट इज ऑफन द फर्स्ट स्टेप, ओके। नेक्स्ट, प्रोसीजर क्या है इसका डिस्क्रिप्टिव स्टडी में, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन दैट इज टू बी स्टडीड। नेक्स्ट, डिफाइनिंग डिजीज अंडर स्टडी, जो भी डिजीज हमने स्टडी करनी है उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइबिंग द डिजीज बाय टाइम, प्लेस, पर्सन, एंड नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ डिजीज एंड कंपेयरिंग विद नोन इंडिसेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। इसके बारे में एक एक करके बताते हैं आगे।
सबसे पहले आता है आपका डिफाइनिंग द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड। अब जिस पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, पहले आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पॉपुलेशन को आप ले रहे हैं, ठीक है? इट इज़ अ पॉपुलेशन स्टडी, नॉट एन इंडिविजुअल स्टडी, ठीक है? वो पहले बता चुकी हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन बाय टोटल नंबर एंड कंपोजिशन। तो जो इन्वेस्टिगेशन जो फर्स्ट स्टेप है इसमें कि इसमें पॉपुलेशन बेस को सिर्फ टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन के टर्म पे ही नहीं उसको डिफाइन करना है, बट उसकी कॉम्पोजिशन भी पता होनी चाहिए कि कितने से कितनी एज के लोग कितने-कितने हैं, नेक्स्ट कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, उनका कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है? डिफाइन्ड पॉपुलेशन कैन बी अ होल पॉपुलेशन और अ रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन। तो इससे क्या मिलता है? इट बेसिकली प्रोवाइड्स द डिनोमिनेटर फॉर कैलकुलेटिंग रेट्स एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है? पॉपुलेशन से हमें डिनोमिनेटर मिल जाता है एक, ठीक है? जो द डिफाइन्ड पॉपुलेशन जो है बेसिकली वो लार्ज होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट द कम्युनिटी चोज़न शुड बी स्टेबल। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे माइग्रेशन हो रही है, कोई जा रहे हैं, आ रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल होनी चाहिए कम्युनिटी, ठीक है? नेक्स्ट है इट शुड बी क्लियर हू डज़ एंड हू डज़ नॉट बिलॉन्ग टू द कम्युनिटी। कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं या फिर कोई विज़िटर्स आ रहे हैं उस कम्युनिटी में, उनको आपने उस पॉपुलेशन में नहीं लेना है, ठीक है? नेक्स्ट जो हेल्थ फैसिलिटी है दैट शुड बी क्लोज इनफ टू प्रोवाइड द रिलेटिवली ईज़ी एक्सेस टू पेशेंट फॉर रिक्वायरिंग द मेडिकल सर्विसेज़। नेक्स्ट है हमारा, अब हमने यहाँ पे डिफाइन करना है डिजीज़ को, ठीक है? जिस भी डिजीज़ को हम स्टडी करने वाले हैं उसको डिफाइन करना है। तो इसमें बेसिकली ऑपरेशनल डेफिनिशन आती है और केस डेफिनिशन आती है। वन्स द पॉपुलेशन टू बी स्टडीज़ इज़ डिफाइंड, देन हमें देखना है कि किस डिजीज़ को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसको डिफाइन करना है। अब यहाँ पे जो क्लिनिशियन या फिर जो फिज़िशियन है और उसका एपिडेमियोलॉजिस्ट का रोल अलग-अलग हो जाता है। जो फिज़िशियन है, ही मे नॉट नीड अ प्रिसाइज़ डेफिनिशन ऑफ अ डिज़ीज़ फॉर इमीडिएट पेशेंट केयर, ठीक है? अगर उसका डायग्नोसिस फिज़िशियन का डायग्नोसिस रॉन्ग भी होगा, तो ही कैन रिवाइज़ इट सब्सिक्वेंटली, ठीक है? बट एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है, उसका मेन कंसर्न हुज़ मेन कंसर्न इज़ टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ अ डिसीज़ इन अ पॉपुलेशन, ठीक है? ही नीड्स अ particular definition for that disease, which is precise and valid to enable him to identify those who have disease from those who have not disease, ठीक है? नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं, जो भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में हम यूज़ करेंगे, वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए पॉपुलेशन को और ईज़िली एप्लीकेबल भी होने चाहिए। ऑपरेशनल डेफिनिशन क्या होती है? जो डेफिनिशन बाय व्हिच द डिजीज़ और कंडीशन कैन बी आइडेंटिफाइड या फिर मेजर्ड इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन विद अ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जैसे आप ले लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए टॉन्सिलाइटिस को, ठीक है? टॉन्सिलाइटिस की क्लिनिकली डेफिनिशन हम बोलेंगे कि it is an inflammation of tonsils caused by infection, usually with Streptococcus pyogenes। पर ये जो है, ये एपिडेमियोलॉजिकली ये अप्रूव नहीं हो सकती, ठीक है? उसके लिए हमें एपिडेमियोलॉजिस्ट को टॉन्सिलाइटिस को अगर करना है, तो फिर उसको क्या डेफिनिशन दी जाएगी? प्रेज़ेंस ऑफ एनलार्ज्ड रेड टॉन्सिल्स विद व्हाइट एक्सुडेट। जो टॉन्सिल्स हैं वो एनलार्ज होने चाहिए और रेड होने चाहिए और उनमें व्हाइट एक्सुडेट होना चाहिए, व्हिच ऑन थ्रोट स्वैब, अगर थ्रोट का स्वैब लेंगे और वो कल्चर करेंगे तो फिर उसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस मिलेंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली ऑपरेशनल डेफिनिशन हो गई इसकी टॉन्सिलाइटिस की, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइबिंग द डिजीज़। अब डिजीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी इज़ टू डिस्क्राइब द occurrence एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ by time, place, and person, and identifying those characteristics associated with the presence and absence of disease in individuals. This involves a systematic collection and analysis of data. तो बेसिकली जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या आ जाता है? ईयर, मंथ, वीक, सीजन, कि कोई डिजीज जो है वो सीजनल तो नहीं है, ठीक है?
it raises question whether the disease is seasonal is in occurrence या फिर whether it shows a periodic increase या disease किसी टाइम पे वो ज़्यादा increase हो रही है या किसी मंथ में वो कम हो रही है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, whether it follows a consistent time trend and it also gives clues about the source या फिर etiology of disease। डिजीज के कॉज के बारे में भी थोड़ा बहुत से पता लग सकता है। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस के बारे में जो अलग-अलग जगह के अलग-अलग जैसे अलग-अलग कंट्रीज में है या फिर किसी अलग-अलग रिलीजन है, रीजन है, क्लाइमेटिक जोन है अलग-अलग, ठीक है। कम्युनिटीज हैं, सिटीज हैं, टाउन्स हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सन। नेक्स्ट आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ डिजीज। डिजीज को मेजर कैसे करना है? measurement of disease to obtain the clear picture of disease load in a population in terms of mortality, morbidity and mortality। अब mortality तो ऐसा ही पता लग जाएगी, ठीक है, कि नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हो रही है। morbidity का कैसे पता लगता है? इंसिडेंस और प्रेवलेंस से, ठीक है। इंसिडेंस जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज से पता लग जाता है और प्रेवलेंस जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज से पता लगता है। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज क्या होती है? बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन अ सिंगल एग्जामिनेशन। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज है वो एक ही बार की जाती है और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज है वो बार बार की जाती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बार बार की जाती है, ठीक है। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी, मैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के बारे में बता रही हूँ आपको। इट इज बेस्ड ऑन अ सिंगल एग्जामिनेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन एट वन पॉइंट, the results of which can be projected on whole population, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आर मोर यूजफुल फॉर क्रॉनिक डिजीजेस, जैसे हाइपरटेंशन ले लीजिए। वी कैन कलेक्ट डाटा ड्यूरिंग द सर्विस, we can determine how the prevention of hypertension is related to certain variables. Such a study basically tells us about the distribution of disease in population rather than its etiology। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं इससे हमें बेसिकली इटियोलॉजी का तो नहीं पता लगता, पर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज कैसी है उसका पता लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है, उससे हमें इंसिडेंस का पता लग सकता है। ये ऑब्जर्वेशन जो है वो रिपीटेड होता है, बार बार एक ही पॉपुलेशन में बार बार रिपीट किया जाता है, जिससे हमें न्यू इंसिडेंस, न्यू केसेस के बारे में पता लग जाता है, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज आर useful to study the natural history of disease and for identifying the risk factors of disease and for finding out the incidence rate of the disease।